हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका द बिंज वॉचर सिद्धांत। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज के आखिर के 2 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, यानी कि एपिसोड नंबर 7 और 8 को। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। वैसी भी ये सीरीज काफी दिन से चल रही है, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड 7 का नाम है द व्यूइंग, जिसे डायरेक्ट किया है पैनोस कॉस्मेटोस ने। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ लोगों को जिन्हें एक खास इनविटेशन के जरिए कहीं पर बुलाया गया था, और बुलाने वाले का नाम था लियोनेल लेसेटर, जो कि एक काफी अमीर और पावरफुल पर्सन है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब जब वो सब एक जगह पर आकर इकट्ठे होते हैं तो उन्हें हेक्टर नाम का एक आदमी पिक करता है और अपने बॉस के पास ले जाने लगता है। अब ये जो लोग थे वो अपनी अपनी फील्ड में काफी परफेक्ट थे, या फिर काफी अच्छा काम करने वाले लोग थे, जिनके अंदर होता है रेंडल, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट, शैलेट जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, गायल एक नॉवलिस्ट होता है और ट्रैक एक साइकिक। और ये सारे लोग अपनी अपनी फील्ड में काइंड ऑफ बेस्ट होते हैं। अब हम लियोनेल को देखते हैं, जिसको उसकी प्राइवेट फिजिशियन डॉक्टर जहरा उसे कोई इंजेक्शन दे रही थी, जिससे उसकी बॉडी में थोड़े से चेंज होते हैं, और ये इंजेक्शन यंग रखने वाले या फिर बॉडी पावर बढ़ाने वाले इंजेक्शन होंगे, जो कि अमीर इंसान अपने को यंग और फिट रखने के लिए यूज करते रहते हैं। कुछ ही देर के बाद ये सब यहाँ आ जाते हैं। लियोनेल लेसेटर का घर काफी सुंदर और काफी अलग तरीके से बना हुआ था, और वो भी एक रिमोट एरिया के अंदर, जिसके आसपास कोई और बिल्डिंग वगैरह नहीं थी, और ये शहर से काफी दूर भी था। वो लोग आकर अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं, और उनकी सीट पर पहले से ही उनकी फेवरेट ड्रिंक रखी हुई थी, जो कि उन्हें काफी अजीब लगता है। ऐस किसी को इतनी गहरी बात कैसे पता हो सकती है। लेसेटर वहां पर आकर बैठ जाता है और वो उनसे बातें करने लगता है। उनको एक बहुत ही पुरानी ड्रिंक भी सर्व करता है। वो सबके बारे में बताने लगता है कि वो लोग किस किस काम में एक्सपर्ट हैं और अपने अपने फील्ड में वो कितना अच्छा और रिवॉल्यूशनरी काम कर रहे हैं। वो उन लोगों को वीड स्मोक करने के लिए भी देता है, और साथ ही साथ प्राइवेटली बनाई हुई कोकेन सर्व करता है, जिसमें जहरा खुद का बनाया हुआ कोई पाउडर मिक्स करती है और बोलती है कि ये चीज उनके दिमाग का अच्छा यूज करने में हेल्प करेगी, वो भी बिना किसी एंजाइटी और घबराहट को कॉज करे हुए। यहाँ पर थोड़ी बहुत और बात होती है, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि लेसेटर को जिस इंसान की भी जरूरत होती है वो उसको खरीद लेता है, चाहे छोटे मोटे काम के लिए हो या फिर किसी बड़े काम के लिए। और सबसे बड़ी बात कि वो इंसान की कीमत लगाकर उसको हमेशा के लिए खरीद लेता है और अपने पास रख लेता है। ये उस पर्सन के लिए अच्छा भी हो सकता है, लेकिन बुरा भी, क्योंकि उसकी फ्रीडम एक तरह से छिन जाती है। उसके पास में बस दौलत और पावर रह जाती है। और यहाँ वो रेंडल को भी ऐसा ही ऑफर देने वाला था, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि हेक्टर को उसने ऐसे ही अपने पास रखा था, जिसे अपना काम करना पसंद तक नहीं होता। यानी कि इन लोगों को जिसने पिकअप किया था उसको भी उसने खरीद लिया था। खैर, अब वो उन लोगों से कहता है कि वो अब पूरी तरह से रेडी हैं उस आइटम को देखने के लिए जिसके लिए उनको यहाँ बुलाया गया है। पर अब तक वो सब काफी नशे में हो गए थे, और ये कोकेन खास पाउडर के साथ मिलाकर इसलिए दी गई थी ताकि वो बिना डरते हुए उसके बारे में उसको बता पाएंगे। अब वो उन सबको एक चैम्बर के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर एक छोटी सी चट्टान रखी हुई थी, जिसको वो सभी लोग देखने लगते हैं। अब ये चीज क्लियर हो जाती है कि लेसेटर ने उन सबको यहाँ पर किस लिए बुलाया था। वो सबसे पूछता है कि ये चीज क्या है जो उसको मिली है, इसका यूज कैसे होता होगा, और साथ ही साथ उसके अंदर क्या है, जिसमें सभी अपने अपने हिसाब से जवाब देते हैं। सभी लोग यहाँ पर अलग अलग तरह के टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो पहले ही सारी चीज करवा चुका था और कोई भी रिजल्ट नहीं आए थे। इवन एक्सरे भी यहाँ उस चट्टान के आर पार नहीं हो पाई थी। अब यहाँ पर रेंडल स्मोक करने लगता है, जिसको लेसेटर रोकता है, लेकिन वो स्मोक कर लेता है, और शॉकिंगली वो चट्टान स्मोक को अपने अंदर खींच लेती है और बहुत ही तेज आवाज करती है, जिससे उन लोगों को काफी तकलीफ होती है। अब वो चट्टान अचानक से ही टूट जाती है और उसके अंदर एक अजीब तरीके का क्रिएचर बाहर आता है, जिसके सर के ऊपर 2 टेंटिकल्स होते हैं
और वो टैग और गाय को जलाकर उनका सर मेल्ट करके उन्हें अपनी पावर से जान से मार देता है। शार्लेट और रैंडल ये देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं और हेक्टर गेट ओपन करता है जिसे अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अब जहरा उस मॉन्स्टर को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि वो एक डॉक्टर थी और इस तरह की चीज देखना उसके लिए काफी फैसिनेटिंग था। अब वो उसको टच करके देखने लगती है लेकिन वो उसका चेहरा भी मेल्ट करके उसे जान से मार देता है। और अब वो मॉन्स्टर पिघल कर जमीन पर आता है और वो लाइना लेसिटर के पास आने लगता है जिसे वो किसी पैरासाइट की तरह जकड़ लेता है और उसकी बॉडी को अपना बना लेता है। मतलब अब ये पूरा मॉन्स्टर बन गया है और लेसिटर अंदर से मारा जा चुका है। हेक्टर अब बाहर आकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको भी जलाकर राख कर देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। फाइनल सीन में हम देखते हैं रैंडल और शार्लेट को जो बच गए थे, लेकिन इधर वो मॉन्स्टर शहर तक पहुंच चुका था और वो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को अपने काबू में लेने लगता है। यानी कि उसका जो प्राइमरी ट्रेड है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है और उसी से वो सबको जलाकर मार रहा था, जिसका सिंपल सा मतलब ये है जो पहले शिकारी था अब वो शिकार है। जैसे कि यहाँ पर जो लेसिटर था वो बाकी लोगों को अपने अधीन कर लेता था, लेकिन अब वो यहाँ पर खुद ही उस मॉन्स्टर के अधीन है। और यहाँ इस मॉन्स्टर के बनने का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर पूरी दुनिया का बुरा वक्त आ चुका है। इसी के साथ में एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अब उस मॉन्स्टर ने यहाँ पर लेसिटर को ही क्यों चुना, ज़हरा को क्यों नहीं? तो इसका सीधा मतलब ये है कि ज़हरा अपनी लाइफ से पूरी तरह से खुश नहीं थी और उस मॉन्स्टर को ऐसा पर्सन चाहिए था जो कि अंदर से पावर, लस्ट और इविलनेस से भरा होगा। और ये चीज वहां पर सिर्फ लेसिटर के अंदर थी और इसलिए उस मॉन्स्टर ने उसको अपना होस्ट बनाया। और ये एक तरह का कर्मा भी हो गया। जो इंसान किसी भी छोटी मोटी चीज के लिए इंसान को खरीद लिया करता था, उसको भी अब किसी और ने कैद कर लिया है। अब हम आ जाते हैं सीरीज के आखिरी एपिसोड पर जिसका नाम है द मर्मरिंग और जिसे डायरेक्ट किया है जेनिफर केंट ने। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बर्ड रिसर्चर कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम नैन्सी और एडगर होता है। अभी फिलहाल उन्होंने डलनिल बर्ड्स को रिकॉर्ड किया था जो कि एक पैटर्न बनाकर उड़ा करती हैं और अपनी शिकारी से खुद को बड़े ही आसानी से बचा लेती हैं। उन दोनों की रिसर्च को बहुत से लोग स्पॉन्सर और फंड किया करते थे क्योंकि उनका काम काफी बेस्ट होता है। और लगभग 1 साल पहले ही यहाँ पर नैन्सी की एक काफी छोटी सी बच्ची की मौत हो गई थी जिससे वो दोनों ही गम में थे, लेकिन वो खुद को संभाले हुए थे। अब उन दोनों को उन बर्ड्स पर आगे रिसर्च करने के लिए एक रिमोट जगह पर भेजा जाता है जहां पर उन्हें एक काफी पुराना घर दिया गया था जहां पर लगभग पिछले 30 साल से कोई भी नहीं रह रहा था। और केयरटेकर बताता है कि उसके मालिक ने इसे गवर्नमेंट को बेच दिया है क्योंकि वैसे भी ये घर इस इलाके में इकलौता घर था। अब केयरटेकर उनको यहाँ पर अकेला छोड़कर वापस चला जाता है और वो लोग अपने काम पर लग जाते हैं। अब यहाँ पर वो डर्लिन बर्ड्स के वीडियो और मरमरिंग को रिकॉर्ड करने आए थे ताकि बाद में इसको अपने रिसर्च में इस्तेमाल कर पाएं। ये बर्ड्स क्या करती हैं, कैसे करती हैं और इनका भी बिहेवियर कैसा रहता है। अब कुछ दिन तक सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे नैन्सी को इस घर में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं जिन पर शुरू में तो वो ध्यान नहीं देती, लेकिन एक दिन जब वो लोग सो रहे थे तो नैन्सी का रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो जाता है जिसे वो बंद करके वापस सो जाते हैं। जिसके बाद कुछ वॉइसेस को जब वो एग्जामिन कर रही थी तो उसे घर में किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आती है जिनसे वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। लेकिन तब तक एडगर भी घर पर आ गया था तो उसे ये लगता है कि शायद वो उसके चलने की आवाज होगी। अगले सीन में जब वो लोग सो रहे होते हैं तब नैन्सी को बाहर से बहुत तेज से आवाज आने लगती है जिससे डर कर वो एडगर को जगाती है, लेकिन एज यूजुअल यहाँ पर वो गहरी नींद में सोया हुआ था और वो नहीं जगता। अब वो अकेले ही बाहर चेक करने के लिए जाती है। बाहर सिर्फ एक डोर ओपन होता है जो आवाज कर रहा था, लेकिन वो देखती है कि घर के एटिक के ऊपर बहुत सारी डर्लिन बर्ड्स बैठी होती हैं और वो तुरंत एडगर को बुलाती है और जो कि उन्हें देखकर ये बोलता है कि उसने पहले कभी इन बर्ड्स को इतने ऊपर आकर बैठे हुए नहीं देखा क्योंकि वो कभी भी इतने ऊपर आकर नहीं बैठती। नैन्सी अब बैठकर उनको रिकॉर्ड करने लगती है और काफी टाइम हो जाता है तो रेडियो पर विसल की आवाज आती है जो कि एडगर और वो एक दूसरे से बात करने के लिए निकाला करते थे। लेकिन जैसे ही वो रुकने को बोलती है तो आवाज बार बार आती रहती है और वो उसको चेक करने जाती है तो नीचे एडगर था ही नहीं
और वो अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई आवाजों को सुनने लगती है। तो उसके अंदर किसी बच्चे की भी आवाज रिकॉर्ड हुई थी कि उसको ठंड लग रही है, जिसे वो बाद में एडगर को भी सुनाती है। लेकिन स्ट्रेंजली वो आवाज रिकॉर्डर में उस वक्त नहीं आ रही थी। अब अगले सीन में वो एडगर के साथ थी, जो कि क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अब खुद से दूर कर देती है। और ऐसा काफी टाइम से चल रहा था, जिससे वो भी अपसेट हो जाता है। हालांकि वो ये समझता था कि नैन्सी को टाइम चाहिए, क्योंकि बच्चे की मौत के बाद में वो काफी दुखी हो गई थी। अब रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो नैन्सी की आंख खुलती है और वो एक बच्चे के घोस्ट को अपने सामने खड़ा देखती है, जो अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन अब तक वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। अब रात में वो घर के अंदर चक्कर लगाकर यहाँ पर लगी फोटोज को देखने लगती है, जिसके अंदर एक बच्चा और एक माँ थी, और साथ ही साथ किसी आदमी की भी पिक्चर लगी हुई थी। अब उसे एक टेबल मैट मिलता है, जिसके अंदर इस घर के ओनर ने खुद को बर्ड्स के साथ बनाया हुआ था, और वो बर्ड्स को आजाद कर रही थी, और साथ ही साथ लिखा भी हुआ था फ्रीडम। इसका मतलब हम आगे समझ पाएंगे। अब यहाँ पर नैन्सी ये समझ जाती है कि वो लेडी खुद को इस घर में अकेला समझ रही थी, जिसे आजादी चाहिए थी, और साथ ही साथ वो कई चीजों में नैन्सी के जैसे ही थी। और एडगर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे वो काफी अपसेट हो जाती है। अब ऐसे ही एक पल में वो सो रही होती है कि तभी उसे अपने पास अपनी बेटी दिखाई देती है, जिससे वो इमोशनल हो जाती है। और वो लड़का भी दिखाई देता है, जो कहीं पर जाने लगता है, और वो उसका पीछा करने लगती है। वो एक रूम के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे घर के ओनर के उस लेडी के नाम लिखे हुए खत मिलते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि वो अब उस लेडी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसे अपनी वाइफ के साथ रहना है। असल में इस घर के मालिक का एक लेडी के साथ अफेयर था, जिसे उसने यहाँ पर रखा हुआ था, और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई थी और एक बेटे को उसने जन्म दिया था। लेकिन बाद में उसे यहाँ पर छोड़कर वो आदमी अपनी वाइफ के पास हमेशा के लिए चला गया, और आगे की कहानी हमको आगे पता चलेगी। अब एक दिन नैन्सी को उस बच्चे का भीगा हुआ भूत दिखाई देता है, जिसके साथ ही बाथ टब के अंदर वो बच्चा दिखता है, और उसकी माँ भी अब उसको देखने लगती है, जो गुस्से में घूम रही थी, ये बोलते हुए कि उसने ये क्या कर दिया। साथ ही साथ वो बच्चा भी बार बार ये बोलता रहता है कि माँ उस पर नाराज है। अब एक दिन केयर टेकर कुछ सामान देने आता है, तो नैन्सी सब कुछ पूछ लेती है, जिस पर वो बताता है कि एक आदमी ने उस लेडी को यहाँ पर रखा हुआ था, जिस लेडी के बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी, और फिर उस लेडी ने भी सुसाइड कर ली थी। जिस पर नैन्सी ये कहती है कि उस लेडी ने ही अपने बच्चे को मारा था डुबा के, क्योंकि उसे सारी कहानी पता चल चुकी थी। अब एडगर उससे पूछता है कि वो क्या पूछ रही थी, जिस पर वो सब कुछ सच बताती है, और अब उनके बीच बहस हो जाती है, जहां पर एडगर भी अपना ट्रॉमा रिलीज कर देता है कि उसे भी अपनी बेटी की मौत का दुख है, लेकिन वो सब कुछ ठीक करना चाहता है ताकि वो दोनों अच्छे से साथ में रह पाए। अगले दिन एडगर सुबह सुबह ही नैन्सी को छोड़कर काम के लिए चला जाता है। घर पर नैन्सी अकेली होती है, जिसे फिर से वो बच्चा दिखाई देता है, जो कि अपने माँ से बचकर भाग रहा था, और अब तक सुबह भी हो चुकी थी। तो नैन्सी उसे ये कहती है कि वो यहाँ पर धूप में आ जाए, यहाँ पर उसको ठंड नहीं लगेगी। और जैसे ही वो वहां पर आता है तो उसकी आत्मा इस दुनिया से स्वर्ग में चली जाती है। अब वो लेडी उसके पास में आती है, यानी कि उसकी आत्मा, जो कि अपने लवर के धोखे के बाद टूट गई थी, और ये घर और ये बच्चा उसको एक कैद जैसा लगने लगा था, जिसे उसने मार दिया था। लेकिन उसको इस चीज का बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था, इसलिए वो अपने रिग्रेट के साथ यहाँ पर कैद हो चुकी थी। लेकिन अब वो आज़ाद हो गई है, क्योंकि उसका जो बच्चा है वो भी आज़ाद है, जिसके साथ में वो भी यहाँ से चली जाती है। अब नैन्सी के अंदर का ट्रॉमा भी यहाँ से चला गया था, और बर्ड्स उसके पास आके मरमरिंग करके चले जाती हैं। अब फाइनली वो लाइफ में मूव ऑन करने के लिए एडगर के साथ तैयार है। इसके साथ वो अब अपने रिश्ते को ठीक कर लेगी, और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी ये सीरीज भी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी की फुल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। दोस्तों, ये सारी की सारी जो स्टोरीज है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी HP लवक्राफ्ट की कहानी से मिलती जुलती हैं और उसी से इंस्पायर्ड हैं। बात करें मेरे पर्सनल फेवरेट के बारे में, तो मुझे लॉट नंबर 36, ग्रेवयार्ड रैट्स, द ऑटोप्सी और द विच हाउस काफी अच्छा लगा था।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सिद्धांत मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए द बिंज वॉचर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।